देख रहे हो कितने सारे पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, कोयल की आवाज़ आ रही है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। पहली चेतावनी, मगरमच्छों का खतरा है यहाँ पर। पूरा पथरीला रास्ता है ये। यहाँ से तो क्या दिख रहा है भाई साहब, कितने सारे अलग अलग आइलैंड्स यहाँ से स्पॉट किए जा सकते हैं। यहाँ पर जब हम आगे जाएंगे तो हमें जरावा ट्राइब्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम सिर्फ अपनी आंखों से स्पॉट कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो बनाना सख्त मना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और ये हमारा अंडमान सीरीज़ का 5वां दिन है। और अभी मैं पोर्ट ब्लेयर में हूँ। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि हम नील आइलैंड से निकल कर वापस पोर्ट ब्लेयर में आ गए। पोर्ट ब्लेयर में आने के बाद सबसे पहले जो ई-ट्रिप्टो की गाड़ी है वो हमको रिसीव करने आ गई थी। और नील आइलैंड, जिसे हम शहीद द्वीप कहते हैं, वहाँ से वापस पोर्ट ब्लेयर आने के लिए मैंने नॉटिका क्रूज़ से ही बुकिंग कराई थी। लेकिन जब हम नॉटिका क्रूज़ से पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक गए थे तब हमने रॉयल क्लास की बुकिंग कराई थी, जिसका टिकट था 1950 रुपये। और वापस आते समय मैंने लग्जरी क्लास से बुकिंग कराई थी, जिसका टिकट था 1650 रुपये। दोनों का डिफरेंस भी मैं आपको बता देता हूँ। आप 1900 वाले में ऊपर बैठते हो, ऊपर वाली आपको सीट मिलती है, और 1650 में नीचे वाली सीट मिलती है। बट दोनों ही बहुत ही कंफर्टेबल हैं। बीच में हमने ग्रीन ओशन से टिकट बुक कराया था जब हम हैवलॉक से नील आइलैंड तक गए थे, तो उसकी भी जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी। उसमें डांस वांस भी कर रहे थे लोग। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इससे अभी बता रहा हूँ कि ओवरऑल आप किसी भी शिप से जाएं, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा। दोनों ही शिप बहुत ही अच्छे हैं। इनकी जो वेबसाइट है उसकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके बुकिंग करा सकते हैं। अदरवाइज़ जैसे मैंने पूरा पैकेज लिया अंडमान का ई-ट्रिप्टो से, वैसे आप भी ले सकते हैं। तो वो ज़्यादा ईजी पड़ता है क्योंकि सब कुछ अरेंजमेंट आपको करके दे दिया जाता है, तो उसमें भागदौड़ कम करनी पड़ती है। आपके पास सीधे मोबाइल पर टिकट्स वगैरह सब आ जाएंगे। फ़िलहाल अभी हम बात करते हैं अपने अंडमान के डे 5 की। तो डे 5 में हम यहाँ से जाने वाले हैं पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू को देखने के लिए। चिड़िया टापू यहाँ से कुछ 22 किलोमीटर की दूरी पर है अगर आप पोर्ट ब्लेयर से आते हैं। लेकिन अभी हम 10 किलोमीटर लगभग आगे आ गए हैं, तो हमने इस वीडियो की शुरुआत यहाँ से करी है। और वहाँ चलकर एक ट्रैक भी है छोटा सा, जिसे मुंडा पहाड़ ट्रैक कहते हैं, तो उसे भी हम करेंगे चल के। ठीक है, रास्ता बहुत अच्छा है। यहाँ की जो सीनिक ब्यूटी है, मतलब दोनों तरफ बीटल नट के पेड़ लगे हुए हैं और पतला सा रास्ता है जहाँ पे आपको दोनों तरफ ग्रीनरी दिखेगी। देख रहे हो कितने सारे पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, कोयल की आवाज़ आ रही है। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, एंड बाकी बातें करेंगे हर बार की तरह रास्ते में। चलो। भाई यार, जो रास्ता है ना पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू जाने का, ये रास्ता ही इतना खूबसूरत है। मतलब अभी हार्डली जैसे ही मैंने शुरुआत करी इस वीडियो की और चलना शुरू किया था, जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़े तो ये व्यू मिल गया अपने को। मतलब पूरा कोस्टल रोड है। यहाँ से आप जैसे सीधे आगे तक जाएंगे, काफ़ी दूर तक आपको ऐसे ही समंदर का किनारा दिखता रहेगा और गाड़ी आपकी बगल में चलती रहेगी। तो बहुत ही अमेजिंग व्यू है यार। बादलों की मूवमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, ऐसा लगता है मुझे। तो यहाँ पर मैंने गोप्रो माउंट किया, इधर नहीं, ओ उधर उस वाली गाड़ी पे। तो अपना एक अच्छा सा टाइम लैप्स का शॉट निकालते हैं यहाँ का और फिर बढ़ते हैं यहाँ से आगे। चलो। अभी हम लोग कोस्टल रोड क्रॉस कर रहे थे और बीच में एकदम से एक फॉरेस्ट वाला पैच आ गया। लगभग 3 किलोमीटर का ये पैच है जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट हम क्रॉस कर रहे हैं। और ये भी एक अलग ही नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। इतने सारे मतलब चिड़ियों की, बर्ड्स की साउंड सुनाई दे रही है बाहर। इससे पहले थोड़ी सी ह्यूमिडिटी थी, पर जैसे हम ये वाला पैच क्रॉस कर रहे हैं एक अलग सी ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि इतने सारे पेड़ हैं यहाँ पे। तो ये जो फॉरेस्ट वाला पैच हमने क्रॉस किया, इसको क्रॉस करते ही चिड़िया टापू ख़त्म हो जाता है। और फिर इसके आगे जब हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ से शुरू होगा मुंडा पहाड़ का ट्रैक। चलो पहुँच गया मुंडा पहाड़ ट्रैक की पार्किंग में। तो तुम यहीं पे वेट करोगे? हाँ। चलो, आना चाहो तो आ सकते हो हमारे साथ। ट्रैक करने में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं। कौन
भागा दौड़ी करे, या हमारे जैसे ट्रैवलर लोग ही होते हैं चुल होती जिनको। एनीवेज चलो, मुंडा पहाड़ ट्रैक का एंट्रेंस पॉइंट है ये, और यहाँ पर ऐसा कोई टिकट फीस वगैरह तो नहीं लगती है, लेकिन अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर काउंटर बना है, छोटा सा एंट्री पॉइंट। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स वगैरह लिखनी पड़ती है, गाड़ी का नंबर लिखना पड़ता है, फ़ोन नंबर लिखना पड़ता है। उसके बाद आप यहाँ से आगे जाते हैं। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसे करने में लगभग 40 मिनट या 1 घंटा लगेगा हमको। ओ भाई ये देखो, चेतावनी लिखी है, पहली चेतावनी है, मगरमच्छों का खतरा है यहाँ पर। इस क्षेत्र में मगरमच्छों को देखा गया है, पानी में प्रवेश ना करें, पानी के किनारे से दूरी बना के रखें, सभी मछलियों और खाने के कचरे को हटा दें। बाकी इस ट्रैक को करने की टाइमिंग भी एक निश्चित टाइमिंग है, मतलब आपको सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक ये ट्रैक करना होता है, और 5 बजे यहाँ के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो 4 बजे तक आपको बाहर आ ही जाना है हर हालत में, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम वही है कि 5 बजे 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है पूरी तरह से, और अंधेरे में तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ये ट्रैक करना, क्योंकि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। देखो क्या है वैसे सर ऊपर? व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट है, आपको नज़ारा दिखे, जितना भी आइलैंड है स्मॉल सब दिखे, छोटे छोटे। ओके ओके ओके, जल्दी आइए, टाइम हो गया। हाँ चलो ठीक है भाई, 4 बजे तक वापस आना है अपने को यहाँ पे। अभी बज रहा है 3, आधे घंटे जाने के, आधे घंटे वापस आने के। पूरा पथरीला रास्ता है ये, और पेड़ों की जड़ें बीच बीच में निकली हुई हैं, जो कि एक तरह से यहाँ पर स्टेयर्स का काम कर रही हैं। इस ट्रैक को करते करते मुझे अपना एक पुराना ट्रैक याद आ गया, जो मैंने सिक्किम में किया था। उसका नाम था रानी दूंगा। तो वो भी कुछ ऐसा था, मतलब बेसिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर भी जब मैं चल रहा था तो ऐसे ही रास्ता था, पेड़ों की जड़ों से ऐसे रास्ते बने हुए थे। उसमें और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि उसके साइड साइड में हमें पहाड़ दिख रहे थे, और यहाँ पर समंदर। बाकी अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर नमी बहुत ज़्यादा है, मॉइस्चर है, क्योंकि पेड़ बहुत सारे हैं, समंदर भी बिल्कुल बगल में। अच्छा वो मैं जूते पहन के आ गया, जूते गंदे हो जाएंगे लेकिन ग्रिप तो एटलीस्ट बनी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हल्की हल्की फिसलन भी है। ये जगह बर्ड वॉचिंग के लिए भी बहुत सही है, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग वैरायटी की बर्ड स्पॉट की जाती हैं। यहाँ पर आते समय पानी का एक छोटा बॉटल भी साथ में रखना चाहिए, क्योंकि गर्मी भी बहुत है तो पसीना भी बहुत आता है, थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड फील करने लगोगे। 3:15 हो रहा है, लेकिन इतना डेंस फॉरेस्ट है, इस वजह से अंदर रोशनी भी बहुत कम है। ऐसा लग रहा है कि शाम के 6 बज चुके हैं, मतलब यहाँ के 6 नहीं, मेनलैंड इंडिया वाले 6। यहाँ तो 5 बजे हो जाता है अंधेरा। यहाँ पर पेड़ों पे ऐसे बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं, मतलब हर पेड़ का नाम भी लिखा हुआ है। ये जो पेड़ है ना, ये पडॉक इसका नाम है। ये जो है यहाँ का स्टेट ट्री है अंडमान का। ये मैंने नील आइलैंड में कहीं पढ़ा था, यहाँ पे दिख भी गया। एक और ये रास्ता बीच में गया हुआ है, देखते हैं यहाँ पर क्या है। वाह क्या नज़ारा है भाई साहब। यहाँ से मेन व्यू पॉइंट तो आ गया है, बट ऐसे बीच में एक रास्ता कटा था, थोड़ा सा मैं चल कर आया और उधर ये दिख गया भाई। अभी जो पैच हम क्रॉस कर रहे हैं ना, अब यहाँ से आपके दोनों तरफ समंदर का व्यू है। वहाँ पे आगे जाओगे तो एकदम आगे जाके डायनामिक व्यू मिलेगा खुला सा। इस तरफ जाओगे आगे जाके इस तरफ एक और व्यू दिखेगा आपको, बंद करके रखा है। ओह भाई यहाँ से तो क्या दिख रहा है भाई साहब। एक वो आइलैंड है, उसके पीछे ये वाला एक बड़ा सा आइलैंड है, उधर 2 छोटे छोटे बने हुए आइलैंड। गजब का नज़ारा है भाई साहब। अगर यहाँ से ऐसा है तो आगे चलकर देखते हैं, मुझे लगता है और बेहतरीन नज़ारा मिलेगा देखने के लिए। चलो लो भाई, आगे हम चिड़िया टापू को पार करके मुंडा पहाड़ पे। तो ये है मेन व्यू पॉइंट मुंडा पहाड़ का। यहाँ से आपको 360 पैनारोमिक सी व्यू दिखता है।
यही इसकी यूएसपी है। और दूसरी यूएसपी ये है कि भाई यहाँ से बहुत सारे डिफरेंट आइलैंड्स को स्पॉट किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर चारों तरफ समंदर दिखेगा, आप समंदर से घिरा हुआ ये एक टापू है और इसके आजू बाजू भी आपको बहुत सारे आइलैंड्स दिखते हैं। मतलब टोटली वर्थ है यहाँ तक आना। आधे घंटे चलकर आए होंगे, आधे घंटे भी नहीं लगे होंगे, मुझे लगता है कि 20-22 मिनट लगा होगा ऊपर आने में। जल्दी से चलकर आ गए और यहाँ पर जो व्यू मिला है बहुत अमेजिंग है। पीछे यहाँ पर बैठने के लिए एक छोटा सा स्पॉट भी बनाया है। अगर बारिश वगैरह कभी हो जाती है तो आप यहाँ पर बैठकर चिल कर सकते हैं, या धूप भी है तो यहाँ पर बैठकर आप चिल करो, यहाँ से इन नज़ारों को एंजॉय करो। तो ये भी एक ऐसा स्पॉट है, अगर आप अंडमान की ट्रिप पर हैं तो यहाँ पर भी ज़रूर आइए चिड़िया टापू पे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक्चुअली ये जो स्पॉट है यहाँ से 360 सी व्यू मिलता है। तो अभी मैं पीछे की तरफ चला गया था गलती से, तो भाई साहब वहाँ का नज़ारा ऐसा है कि सारे कपल लाइन से मतलब फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। ऐसा पूरा हनीमून डेस्टिनेशन बना हुआ है वो। थोड़ी भीड़ भी थी और सारे के सारे कपल थे, तो मैंने कहा मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, मैं इधर ही आ जाता हूँ। बट एनीवेज मैं आपको इस तरफ से व्यू दिखाता हूँ। इस तरफ का व्यू बहुत ही डायनेमिक है। 50 mm का लेंस मैं साथ में लेकर आया था, तो कुछ अच्छे पोर्ट्रेट वीडियोस कैप्चर करता हूँ मैं यहाँ से, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि 4 बजे तक हमको नीचे पहुँचना है। अभी टाइम हो रहा है 3:35 हो चुके हैं अभी, समझ रहे हो। तो अभी ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं यहाँ पे, फटाफट कुछ अच्छे विजुअल्स कैप्चर करता हूँ मैं। आप विजुअल्स को एंजॉय करो और मैं आपसे सीधे नीचे मिलता हूँ, ठीक है। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मैं चिड़िया टापू मुंडा पहाड़ से होकर आ गया हूँ वापस पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर में मैं हूँ अभी अबरदीन मार्केट में। ये अबरदीन मार्केट है, यहाँ का प्राइम मार्केट है, बड़ा मार्केट है। तो यहाँ पर आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएंगी, हर तरह की शॉप्स मिल जाएंगी, और एक तरह का टूरिस्ट स्पॉट भी है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो विज़िट कर सकते हो, घूम सकते हो, क्योंकि खाने पीने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन है, रेस्टोरेंट्स भी हैं यहाँ पर। और इससे थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो सेलुलर जेल भी आती है। जब मैं पहले दिन आया था तो यहाँ से होता हुआ गया था। तो अभी मैं यहाँ पर ऐसे ही आया हूँ थोड़ा वॉक करने के लिए, क्योंकि होटल भी मेरा पास में ही है और सामने यहाँ पर घंटा घर भी है। तो मैंने सोचा एक बार घंटा घर का राउंड मार लेता हूँ और शाम का जो माहौल है वो भी देख लेते हैं यहाँ का कैसा होता है पोर्ट ब्लेयर का। यहाँ की बसेस देखो कैसी होती हैं लोकल, देखा कितनी कलरफुल है। ये मैं 2-4 दिन से देख रहा हूँ, जब से मतलब यहाँ पर आया हूँ। मुझे तो लोकल ही लग रही है ये। और यहाँ पर पीछे जो घड़ी लगी है ना इस घंटा घर में, ये घड़ी HMT की। अभी मैंने जूम करके देखा तो मुझे दिखाई दिया। इसकी जो मेन फैक्ट्री थी जहाँ पर ये घड़ियाँ बनती थी वो उत्तराखंड में है। जब मैं कुमाऊँ ट्रैवल कर रहा था तब मैंने देखा था, वहाँ पर HMT की फैक्ट्री थी जहाँ पर घड़ियाँ बनती थी, जो कि अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो वो घड़ी यहाँ पर लगी हुई है, मतलब समझो कितनी पुरानी घड़ी है ये, चलती हालत में। अभी देखो 6:30 बज रहा है एग्जैक्टली टाइम, और वहाँ पर भी 6:30 बज रहा है। ओके, तो अभी रात के बज रहे हैं 8 और हम आ गए अपने होटल में। और वापस से मैं उसी होटल में आया हूँ। जब मैं पोर्ट ब्लेयर आया था पहले दिन तो इसी होटल में रुका था। इसका नाम है एरिस ग्रैंड रूम। पहले भी मैंने आपको दिखाई दिए थे, अभी भी दिखा देता हूँ। डबल ऑक्यूपेंसी का रूम है, स्पेशियस रूम है, साफ़ सुथरा अच्छा सा। और इस तरफ बाहर जाओगे तो बैल्कनी है, अभी जाने का मतलब नहीं है। पहले वाले ब्लॉग में जाके आप देखोगे तो आपको एग्जैक्टली व्यू मिलेगा उसका। सामने पूरा उस तरफ सी दिखता है। बाकी यहाँ पर हमारा ट्रांसफ़र चल रहा है, डेटा ट्रांसफ़र वगैरह, जो भी रोज़ की दिनचर्या होती है। जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल ख़त्म होते होते जब शाम होती है तो ये प्रक्रिया हर बार हमें करनी पड़ती है। और उसके बाद इधर हमारा डिनर भी आ गया। डिनर मैंने मंगा लिया है। ये है यहाँ की वेज स्पेशल बिरयानी, तो इसमें वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो डाले हैं। ये है इसके साथ रायता, ये है टमाटो सूप, और ये है बटर मिल्क। तो अपना अंडमान का डे 5 तो यहाँ पर ख़त्म हो गया, लेकिन अभी डे 6 बाकी है। तो इस वीडियो को अभी हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। कल हमें फिर से सुबह जल्दी उठना है 3 बजे के आसपास, क्योंकि कल हमें पोर्ट ब्लेयर से जाना है बाराटांग। बाराटांग में भी कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें जो देखने लायक हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए जरावा गेट को हमें पार करके जाना पड़ता है। जरावा ट्राइब्स का जो रास्ता होता है वहाँ से हमें क्रॉस करके जाना होता है। अगर आपने नाम सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो आपको इस वीडियो में उनके बारे में पता चलेगा। कल भी हम डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस होगा ये। और वो ट्राइब्स अगर दिखते हैं तो उनको हम आंखों से देख सकते हैं, पर हम कैमरे में नहीं कैप्चर कर सकते। तो वहाँ जब हम जाते हैं, बाराटांग पहुँचते हैं, तो वहाँ पर हमें लाइमस्टोन केव देखने के लिए मिलती है, मड वॉल्केनो देखने के लिए मिलते हैं। तो वो भी एक यूएसपी अंडमान की, अगर आप अंडमान आते हैं तो उसे भी एक्सप्लोर करना बनता है। तो फिलहाल अभी हम अपना डिनर फिनिश कर लेते हैं, यहाँ जो काम पेंडिंग है उसे फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं सुबह सुबह। ठीक है, स्टे ट्यून।
गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं पोर्ट ब्लेयर से करीब 50 किलोमीटर दूर बाराटांग का जो गेट है, इसको बोलते हैं जरावा गेट, पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पर आ गया हूँ, जहाँ पर हमको लाइमस्टोन केव्स को देखने के लिए जाना है। वो और आगे 50 किलोमीटर दूर है, तो मतलब टोटल पैच 100 किलोमीटर के आसपास का है। यहाँ पर पीछे आप देखो कॉन्वॉय खड़ा हुआ है गाड़ियों का। अभी मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ लगभग 40 से 50 गाड़ियाँ होंगी जो लाइन से खड़ी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी गाड़ी के जितने भी ड्राइवर्स हैं वो यहाँ पर आकर फॉर्म फिल करते हैं, अपनी गाड़ी की डिटेल भरते हैं, उनके साथ जितने पैसेंजर्स आ रहे हैं उनकी डिटेल भरते हैं। मैंने भी अपना आधार कार्ड दिया है तो वो डिटेल्स वगैरह ले रहे हैं, एड्रेस वगैरह आप कहाँ से आए हैं। तो ये सारा प्रोसेस होने के बाद फिर गाड़ी यहाँ से छूटेगी, ये कॉन्वॉय यहाँ से छूटेगा और यहाँ से 4 बार कॉन्वॉय निकलते हैं दिन में। सुबह 6 बजे पहला कॉन्वॉय निकलता है जिसमें हम जाने वाले। ऐसा होता है कि एक बार इधर से छोड़ा जाता है, उसके 15 मिनट के बाद उधर से कॉन्वॉय निकलता है। जैसे अभी हम यहाँ से जा रहे हैं 6 बजे और वहाँ से वापस आएंगे 12 बजे का जो स्लॉट है उस स्लॉट में हम वापस आएंगे। अगर हमने वो मिस कर दिया तो फिर उसके बाद 3 बजे का स्लॉट मिलेगा, उसमें हमें वापस आना पड़ेगा। तो ऐसे बीच में कभी भी आ जा नहीं सकते इस रूट पे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर जब हम आगे जाएंगे तो हमें जरावा ट्राइब्स भी देखने के लिए मिलते हैं जिनको हम सिर्फ अपनी आंखों से स्पॉट कर सकते हैं। वहाँ पर वीडियो बनाना सख्त मना है। तो जो बीच का पैच है इसको तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टेड इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे। तो वो देखो, वो जो एक बस खड़ी हुई है, अभी एक पुलिस वाले भाई साहब थे उनसे मैं बात कर रहा था, उन्होंने बोला वो आपकी लास्ट सीमा है, वहाँ तक आप जाकर देख सकते हो, उसके बाद आप कॉन्वॉय में बैठ के ही आगे जाएंगे तो फिर वीडियो बंद कर देना। पीछे बहुत सारे डू एंड डोंट्स भी लिखे हुए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है रास्ते में अगर आप गुजर रहे हैं तो। जैसे कि आप गाड़ी नहीं रोक सकते, आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, आपको अगर कोई ट्राइब दिखता है तो उसको रुककर आप खाना वगैरह भी नहीं दे सकते। तो बेसिकली उनसे किसी तरह का कोई कांटेक्ट आपको करना ही नहीं अगर आपके सामने वो आ भी जाते हैं। आप बस चलते चलते उनको देखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि रुक कर आप उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो इस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पीछे आप देखो बहुत सारी दुकानें भी हैं जहाँ पर आप चाय कॉफ़ी वगैरह पी सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह ये टूर शुरू होता है तो जितने भी लोग होटल से निकलते हैं यहाँ पर अगर चाय वगैरह पी लेते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करना है तो कर लेते हैं। बाकी जहाँ पर आप स्टे करते हैं तो वहाँ पर आपको एक पार्सल दे दिया जाता है पैक ब्रेकफास्ट का, तो उसे आप साथ में ले जाइए, आपको रास्ते में जहाँ पर भी खाना खा सकते हैं। तो हमें भी एक छोटा सा पैकेट मिला है जब मैं होटल से निकला। तो यहाँ पर एक छोटी सी टपरी मिल गई और यहाँ हम बैठ के खाएंगे मेंदू वड़ा। थैंक यू। आप अकेले चलाते हो शॉप को? तो रहते यहीं पे हो? चलो पढ़ते हैं सर। अच्छा जी, अच्छा तो यहाँ स्कूल्स वगैरह सब हैं? मतलब पोर्ट ब्लेयर में कि यहाँ पे? सारा जगह है सर। इधर? हाँ, अंडमान में सारा हॉस्पिटल फैसिलिटीज सब अच्छा है। सब अच्छा है। थोड़े से सांभर, थोड़ी सी चटनी और उसके साथ मेंदू वड़ा। वाओ। आप इडियप्पम कभी खाए? क्या? इडियप्पम कभी खाए? इडियप्पम क्या होता है वो? नारियल का दूध और गुड़ का खाया। चलो दिखाओ जरा क्या होता है। तो ये कैसे खाया जाता है? वही सांभर के साथ? नहीं, आपको जो मर्जी, सांभर या तो आप लोग कैसे खाते हो? ट्रेडिशनल तरीका क्या है इसका? नारियल का दूध है। नारियल का दूध के साथ जैसे ट्रेडिशनल होता है वैसे बना के दो एक। बहुत बढ़िया। क्या मीठा होता है? कैसा होता है ये? मीठा। अच्छा जी। डाल दही तो मीठा होता है। ये आंटी ने हमें सजेस्ट किया कि आप ये टेस्ट करो एक बार, इडियप्पम। ये आंटी नूडल्स की तरह लग रहा है। ये चावल का होता है ये? हाँ, चावल का। अच्छा, चावल के नूडल्स समझ लो एक तरह से इसको। इसमें इलायची को पीस के नारियल का दूध डाला है और चावल के ये नूडल्स टाइप के बनाए हैं और गुड़ डाला और शक्कर डाला है। शक्कर नहीं डाला, गुड़। सिर्फ गुड़ है? अच्छा, बहुत बढ़िया, सच में बहुत टेस्टी है। बहुत ही यम्मी है, मजा आ गया। आंटी ये बहुत सही था, बहुत बढ़िया था। कहाँ का डिश है ये आप बता रहे हो? तमिल? मैं तमिल हूँ सर। नहीं, ये जो डिश है ये कहाँ का फेमस? तमिल का। कितना हुआ सब मिला के? पानी का एक बोतल भी लेना है मेरे को, 2 मेंदू वड़ा और एक इडियप्पम। 80? थैंक यू, थैंक यू। भाई यहाँ पे आते हो तो आंटी जी की शॉप में आना, बहुत कम दुकानों में मिलती है ये। बहुत सारे लोग मेंदू वड़ा बेचते हैं, है ना? आप ही क्या मिलता है सिर्फ? हाँ, तो ये मैंने भी टेस्ट किया। हालांकि साउथ में जाएंगे तो आपको हर जगह मिलेगा, बट यहाँ अंडमान में आते हो तो ये आंटी का शॉप है, देख लो, और ये ज़रूर ट्राई करना, इडियप्पम। ठीक है, थैंक यू। बाय।
तो अभी हम लोग जरावा गेट को पार करके जेटी पॉइंट पे पहुंच गए हैं। लगभग 1.5 घंटे की जर्नी करी हमने। अभी हम मिडिल स्टेट से जा रहे हैं बाराटांग की तरफ। कुछ 20 मिनट लगते हैं यहाँ से जाने में फेरी से। जैसे आप मिडिल स्टेट फेरी पॉइंट पे आते हैं, जेटी में बैठने के बाद आप वापस से वीडियोस बना सकते हैं, फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए गाड़ी पार करके अब हम जेटी में बैठ गए, तो मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। तो अभी 8:20 हो रहे हैं और जहाँ पर अभी मैं हूँ इसको बोलते हैं बाराटांग जेटी पॉइंट। और अब यहाँ से बोट्स चलती हैं, लेकिन उस बोट में 10 लोगों के बैठने की जगह होती है और मैं हूँ अकेला। तो अभी मैं देखता हूँ किसी से बात करके जिसका ग्रुप जा रहा होगा तो उसमें एडजस्ट हो जाऊँगा। टिकट आपको लेना पड़ता है, तो 900 रुपये का टिकट होता है, वो मैंने ले लिया है। सामने एक काउंटर है, तो यहाँ से टिकट लेना होता है और उसके बाद आप बोट पकड़ के जाते हैं लाइमस्टोन केव को देखने के लिए। सोचने वाली बात है यार कि हम एक आइलैंड में हैं जो कि मेनलैंड इंडिया से कितना दूर है, एकदम अलग टापू है, लेकिन सब कुछ है यहाँ पर। सिविलाइजेशन के नाम पे देखा है तो गाड़ी वगैरह सब है, पेट्रोल पंप है, अभी देखो गैस का टैंकर भी पीछे निकल के जा रहा था, मतलब सुविधाएं वगैरह सब हैं। अच्छा हाँ, मैंने बीच में 2-4 ट्राइब्स को भी देखा। जब मैं आ रहा था तो कुछ 4 ट्राइब्स दिखे मुझे, लेकिन वो पैदल चलते हुए नहीं दिखे, गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। जो लोकल गाड़ियाँ निकलती हैं ना, जैसे मार्शल टाइप की गाड़ियाँ होती हैं जो सामान लोड करती हैं, और जो लोकल बसेस होती हैं उसमें मैंने देखा ट्राइब्स बैठे हुए थे। 2-2, 3-3 ट्राइब्स जैसे बैठ के आ रहे थे, उसमें से कुछ बच्चे भी थे। वैसे तो बोलते हैं कि जरावा ट्राइब्स काफ़ी डिस्कनेक्टेड रहते हैं, आइसोलेटेड रखते हैं अपने आप को, लेकिन ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे वो लोग भी कनेक्ट हो रहे हैं लोगों के साथ। लेकिन टूरिस्ट को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि बाहर इंस्ट्रक्शन लिखे थे कि कोई भी खाने के लिए मत दे, कुछ भी चीज़ें मत दे, फोटो वगैरह ना खींचे, क्योंकि जब आप देना शुरू करते हो ना तो उनको समझ नहीं है, उनको सिविलाइजेशन के बारे में इतना पता नहीं है। तो फिर वो लोग कुछ भी देखेंगे ना, आपके हाथ में फ़ोन होगा या फिर कुछ खाने की चीज़ होगी तो मांगने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए वो नया होता है। और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर वो थोड़ा सा हावी हो जाते हैं, मतलब 2 की जगह 4 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। तो ये रीज़न है कि ये कॉन्वॉय निकलता है। कॉन्वॉय इसीलिए निकलता है कि जब 50, 60, 70 गाड़ियाँ होती हैं तब वो एकदम से झुंड में नहीं आते। बहुत बार ऐसा होता है जो 3 बजे वाला जो कॉन्वॉय निकलता है दोपहर में, उसमें गाड़ियाँ कम होती हैं, उसमें शायद 10 गाड़ियाँ होती हैं, 15 गाड़ियाँ होती हैं, तो वो आगे पीछे हो जाती हैं। तो उस समय बहुत बार ऐसा होता है कि ये ट्राइब सामने आ जाते हैं आपके, उसमें बच्चे भी होते हैं, और ऐसा नहीं होता, फिर 6, 7, 8 सामने आके खड़े हो जाते हैं और वो यही बोलते हैं कि जो भी है दे दो, मतलब तुम्हारी गाड़ी में कुछ सामान होगा या जो उनको नया दिखेगा वो मांगने लगते हैं। नहीं अगर दोगे तो फिर गाड़ी के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है मामला, क्योंकि उनको समझ है नहीं, और उसमें अगर चलते फिरते आपने गाड़ी भगाई, उनको चोट लगी, तो कुछ ऐसा हुआ तो फिर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं। और यही रीज़न है जब आप अंदर आते हैं तो बाहर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं कि आपको फ़ोटो नहीं खींचनी, खाने के लिए नहीं देना है कुछ, उनके सामने आना नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना है ट्राइब्स के साथ। तो ये सेफ्टी पर्पज़ से ध्यान रखा गया है। हमारी बोट रेडी हो रही है, एक ग्रुप हमें मिल गया है, तो अब हम इनके साथ बैठकर जाएंगे उस तरफ। ओके, लाइफ जैकेट पहन लीजिए। हमारी बोट का भी कोई नाम है? संजना बेबी। संजना बेबी, क्या बात है बेबी। चलो भाई, बैठ गए हम संजना बेबी पे। भाई सच में मुझे तो लगा था कि बड़ी नॉर्मल सी ये बोट राइड है कि एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाके छोड़ देगा भाई, लेकिन सच में पूरा एडवेंचर फील करा रहा है। डेलिबरेटली जा जाके किनारे से और एकदम स्विंग करके निकाल रहा है, जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके पास से। चाहता था तो वो सेंटर से भी लेके जा सकता था, बहुत सारे लोग ऐसे ही बीच से निकल के जा रहे हैं, लेकिन ये भाई थोड़ी सी क्रिएटिविटी कर रहा है और नॉर्मल सी राइड को थोड़ा एक्साइटिंग बना दिया उसने। वेरी नाइस, आई लाइक इट। अभी बिल्कुल ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंदर लेके जा रहा है बोट को। भाई मेरे को नहीं पता था इतना इंटरेस्टिंग है ये बोट राइड। भाई क्रेजी, वाव, अमेजिंग भाई, बहुत बढ़िया खेल गया भाई साहब। ये तो एकदम 900 रुपये वसूल है भाई साहब इस बोट राइड के। तो आगे हम पहुंच गए लाइमस्टोन केव देखने।
कैसा लगा सर बोट राइड आपको? बहुत बढ़िया यार, ये तो मतलब मैं बोल ही रहा था कि भाई ने मतलब नॉर्मल सी बोट राइड को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। इसने मैनग्रोव्स के पास से निकाला ना, सटा सट, मज़ा ही आ गया भाई साहब। उसमें क्या होता है मतलब सर स्पीड रहता है, जैसे पानी जो है ना सर, जैसे अभी लोटेड हो रहा है ना सर, हाँ। तो सेंटर पकड़ के आ नहीं सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि पानी जो है पीछे तरफ आता है ना। ओके ओके, तो उसकी वजह साइड हम से इसलिए साइड चलते जाते हो, हैं। लेकिन फिर भी साइड से चलने का मज़ा भी हो गया ना। भाई तुम्हारा नाम भूल गया मैं। हाँ विष्णु सर। विष्णु, विष्णु तो निकनेम शुक्रा है सर। शुक्रा, निकनेम शुक्रा नाम सही है भाई तुम्हारा। 9 नंबर, 9 तारीख को बर्थडे है तुम्हारा। नहीं ना सर, ये फुटबॉल भी देखती है। 9 नंबर बहुत पावरफुल होता है, पता है तुमको। ये है सुंदरी पेड़, इसे हमने जब हम सुंदरबन ट्रैवल कर रहे थे वहाँ पर भी देखा था। तो जो मैनग्रोव्स होते हैं वहाँ पर ये पेड़ पाए जाते हैं, और सुंदरबन का नाम इसी पेड़ के नाम से सुंदरबन पड़ा है। ये वही पेड़ है। जो फॉरेस्ट है, जैसे यहाँ पे ट्राइब्स वगैरह नहीं आते हैं? कभी कभी जो है रात को आ जाते हैं यहाँ पे। आ जाते हैं। हाँ कभी कभी, बहुत कम आते हैं। जैसे कि पानी के जो उस तरफ में आपको आइलैंड दिखता है ना राइट साइड, हाँ। वो उसी तरफ रहता है ट्राइब्स वगैरह। अच्छा। ये जो है ना छोटा सा गांव है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ 8 घर है यहाँ पे। लोकल लोग रहते हैं, ट्राइबल्स वगैरह नहीं है यहाँ पे। क्या उन लोग चावल वगैरह खेती वगैरह करते हैं। अच्छा। लोकल लोग रहते हैं, सब झारखंड से आए वाले लोग। अच्छा। पहले जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे ना, तो यहाँ पे आके क्या उन लोग रिटायरमेंट होने के बाद के यहीं पे बस गए। ओके, क्या नाम है इस गांव का? नया डेरा। नया डेरा। हाँ। अच्छा जी। अभी कोई ये भी मुझे बता रहा था कि यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं, अब इनको सरकार जो है खाना वगैरह भी मुहैया कराती है अनाज। हाँ, इन लोगों को जो है गवर्नमेंट जो है चावल वगैरह देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि खाली शिकार करके ये लोग। नहीं नहीं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है ना सर, क्योंकि उन लोग कपड़े वगैरह भी पहनते हैं अभी। कपड़े तो जो लोग यहाँ से दे के जाते हैं उनके कपड़े होते हैं या फिर गवर्नमेंट देती है? गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट देता है। अच्छा, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है अभी भी। ओके। यहाँ से अब 600 मीटर और बची हुई है केव, और यहाँ से हमें उतर के जाना है नीचे, स्टेयर्स हैं। लाइमस्टोन केव जो है टोटली 100 मीटर का इसका लेंथ है, और 100 मीटर्स में जो है ना 60 मीटर का स्टोन डेड हो चुका है। अंदर में जो है आपको सिर्फ 40% जो है आपको एकदम प्योर व्हाइट कलर में नजर आएगा। अगर आप लोग उसको टच करेंगे ना, वो क्या धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा। तो आप लोग को 40 मीटर में किसी भी स्टोन को टच नहीं करना है। तो अभी यहाँ से लाइमस्टोन केव के हम अंदर जा रहे हैं, और यहाँ से पूरा अंधेरा है, मतलब बिना टॉर्च के तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। तो अपना जो शुक्रा भाई है वो बताएंगे इन केव्स के बारे में और जितने भी स्टोन है उसके फॉर्मेशन के बारे में। यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप। अगर आप लोग टच करेंगे ना, स्टोन क्या धीरे धीरे ब्लैक हो जाएगा। तो आप लोग किसी भी स्टोन को टच नहीं करना है आप लोगों को 40 मीटर में। ये नीचे वाला का क्या इमेजिनेशन है? गणेश जी? गणेश जी है सर। अच्छा जी। दिख रहा है आपको शाइनिंग? ये शाइनिंग क्यों हो रहा है बोलने से, इसमें जो सिलिका है, सिलिका जो है ना एक सैंड होता है कि वैसे स्टोन के तो शाइनिंग होता है। ये जो है ना कहीं कहीं जगह पे होता है, जैसे उस तरफ देख लीजिए, उस तरफ शाइनिंग नहीं हो रहा है। इसका मात्रा जो है ना अधिक रहता है, वहीं पे शाइनिंग होता है। और ये स्टोन को बढ़ने के लिए जो है ना, स्टोन में से वाटर आना चाहिए। जैसे पानी आता है ना, तब जाके स्टोन धीरे धीरे बढ़ते रहता है। वो दिख रहा है आपको पानी आ रहा होगा। और पानी कैसे आ रहा है बोलने से, इसके ऊपर पेड़ वगैरह है, रूट्स वगैरह है, उसके थ्रू से क्या पानी धीरे धीरे नीचे आता है। तो उसके वजह से क्या स्टोन क्या धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इस तरफ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, मैक्सिमम स्टोन बढ़ते रहता है ना, तो बढ़ने वजह से क्या धीरे धीरे जगह क्लोज हो गई। ये देखिए, जैसे ऊपर देख सकते हैं, जैसे मंदिरों में शंख वगैरह रहता है, वैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ से। ये स्टोन कैसे बढ़ रहा है बोल से आप यहाँ देख सकते हो इसका फॉर्मेशन। ये जो स्टोन जो है ना दोनों तरफ से बढ़ते रहता है। ये जो है ना ऊपर से क्या नीचे कर आते रहेगा धीरे धीरे। और ये कैसे बढ़ रहा है बोल से, इसमें क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, उसकी वजह से स्टोन क्या धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जैसे कि पानी आता है ना सर, जैसे पानी नीचे गिरता है तो ये क्या नीचे से बढ़ने लगता है। तो ऊपर से जो नीचे गिर आता है ना, इसको सेलेक्टाइट बोलते हैं, ठीक है, इसको सेलेक्टमाइट बोलते हैं। और एक साल में जो है ना 1 इंच बढ़ता है। इसीलिए आप जितना भी इमेजिन कर रहे हो उसको बढ़ने में काफी साल लग जाते हैं। सोचिए कि कब से बढ़ रहा होगा। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं, ये जो आपको न्यू फॉर्मेशन नजर आएगा जैसे व्हाइट में, ये जो ऊपर किसी का हाथ नहीं लगता है ना बोल के व्हाइट में, और वहाँ किसी का हाथ लग जाता होगा तो ब्लैक हो जाता होगा। सर सिंक होल बोलते हैं इसको, एक्चुअली 2 होल बना हुआ है। 40 मीटर मैक्सिमम ऑक्सीजन जो है ना सर यहीं से आता है, इसीलिए आपको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे। चलो भाई, केव को विजिट कर लिया हमने अच्छे से, अभी हम यहाँ से निकलते हैं बाहर। कब तक खुला रहता है ये? रात जो है ना सर 2 बजे तक का खाली हो जाता है। 2 बजे तक खाली करना होता है। तो बहुत ही अच्छे से टूर हो गया हमारा, क्योंकि शुक्रा भाई साथ में था अपने, और अच्छे से उसने दिखा दिया, उसको नॉलेज भी पूरी है। बेसिकली यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको जो बोट वाला टूर होता है उसमें गाइड भी इंक्लूड होता है। तो ये लोग जो हैं यहाँ के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं अच्छे से। तो
बेसिकली ये कुछ ऐसा है ना कि यहाँ पर आप जाते हो तो ये लोग अपनी तरफ से एक इमेजिन कराते हैं कि गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी का गदा है, ये एलिफेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जाओ तो खाली दिमाग से जाओ, क्योंकि अगर कोई बोल देगा ना वैसा तो आप फिर उसी नज़र से देखने लगते हो उस चीज़ को। तो ये भी है कि अगर आप अपने आप से जाके एक्सप्लोर करते हो तो मे भी आपको कुछ और नज़र आए, ऐसा भी हो सकता है। सबसे यूनिक जो मुझे लगा 2 स्टोन है यहाँ के, सेलेक्टाइट और सेलेक्टमाइट। जो ऊपर से आता है उसको सेलेक्टाइट बोलते हैं और जो नीचे से आता है उसको सेलेक्टमाइट बोलते हैं। और जब वो दोनों मिलते हैं तो पूरा एक पिलर बन जाता है, लेकिन उसको बनने में करीब 40-50 साल लग जाते हैं। अभी वो ऊपर से नीचे जितना बना हुआ है और नीचे से ऊपर बना हुआ है उसके बीच में करीब 7-8 इंच का गैप बाकी है, तो उसको फिल होने में और 5 साल 10 साल लग सकते हैं। तो ऐसा कुछ नेचुरल सा प्रोसेस है जिसे आप अपनी आंखों से आके यहाँ पर देखते हो, तो बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस है ओवरऑल। बाकी अगर आप यहाँ पर आते हो तो एक और ऐसी यूनिक चीज़ है जिसे आप देख सकते हो, वो है मड वॉल्केनो। पूरा मड का एक मैदान टाइप का होता है, उसके अंदर से बुलबुले टाइप के निकलते हैं, नीचे से गर्म हवा निकलती है, तो उसे मड वॉल्केनो बोलते हैं। तो वो भी एक अट्रैक्शन है, अगर आप यहाँ पर आते हैं तो उसे भी देखने जा सकते हैं, लेकिन अभी हम वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। अगर आप समय लेके आते हैं तो ज़रूर से देखने जाइए। बाकी हमारी अंडमान सीरीज़ यहाँ पर ही ख़त्म होती है, और अगर आप अंडमान आते हैं तो इसकी बहुत ही बेसिक सी आइटनरी है, मैं आपको बता देता हूँ। 6 दिन का कुछ टूर होता है, 6 नाइट 7 डेज़ का। अंडमान आने के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट भी अवेलेबल है, कोलकाता से, दिल्ली से, मुंबई से। तो पहले दिन अगर आप आते हैं तो आपको पोर्ट ब्लेयर को एक्सप्लोर करना है। पोर्ट ब्लेयर में आप सेलुलर जेल को देखते हैं और उसके बाद रेस्ट करके अगले दिन आप निकल जाते हैं हैवलॉक के लिए। हैवलॉक में आपको 2 दिन रुकना होता है, वहाँ पर आप वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हो, स्कूबा डाइविंग कर सकते हो, खूबसूरत साफ़ सुथरे अच्छे बीचेस को देख सकते हो। उसके बाद वहाँ से आपको आना होता है नील आइलैंड। नील आइलैंड में 1 दिन काफ़ी है, 1 दिन में आप रुको, वहाँ के बीचेस को देखो। भरतपुर बीच सबसे अच्छा है वाटर स्पोर्ट्स के लिए, वो भी बहुत फेमस है। इसके अलावा वहाँ पर आप लक्ष्मणपुर बीच 1 और 2 भी देख सकते हो, और वहाँ से वापस आपको आ जाना होता है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर आने के बाद आप 1 दिन चिड़िया टापू देखो और दूसरे दिन लाइमस्टोन केव देखने के लिए 12 टांग आ सकते हो। तो यही एक बेसिक सी आइटनरी है जिसे आप फॉलो करोगे तो 6 दिन के अंदर आप अपनी अंडमान ट्रिप कर सकते हो। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप अगर यहाँ पर आते हो तो किसी टूर कंपनी से एक पूरा पैकेज बुक करा लो। 6 नाइट 7 डेज़ का सबसे बेस्ट होता है। अब जैसे मैंने अपना अंडमान टूर ई ट्रिप्टो से बुक कराया था, तो उन्होंने सारा अरेंजमेंट करके दे दिया। जो भी टिकट्स वगैरह थी सब उन्होंने बुक करी, मुझे व्हाट्सएप पे भेज दी, और होटल्स वगैरह भी सब उन्होंने बुक करा दिए थे। होटल का भी एक्सपीरियंस मेरा ओवरऑल अच्छा ही रहा यहाँ का। तो अगर आप चाहो तो इनसे बुकिंग करा सकते हो। उनकी जो भी डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप जाकर चेक कर लेना, ठीक है। बाकी आई होप अंडमान सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है। इस वीडियो को भी लाइक करना है, बाकी सीरीज़ को भी देखना है, और कमेंट करके बताना कि वीडियोस कैसे लगे, ठीक है। सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।